बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 7.59%। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में वैक्सीन पर क्या पेशरफ्त हुई? शहबाज शरीफ का मरियम नवाज को डायलॉग का रास्ता खुला रखने का मशवरा। फिरदौस आशिक़ावान का अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद लाने का मशवरा। मुल्क में सियासत किस नहज पर? अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और बहाली आलमी अमन की बुनियादी ज़रूरत। मजीद पेशरफ्त में पाकिस्तान का किरदार क्या? ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है उसके बाद तो लग यही रहा है कि कोरोना की दूसरी जो लहर है वो पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि उसी तरह से अवामी इज्तिमात हो रहे हैं, पाबंदियाँ कुछ हद तक लगाई भी जा रही हैं, लेकिन अवाम की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी यही सवाल था कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक कोरोना का इलाज मुमकिन नहीं है, और अभी भी यही सवाल है कि कब वैक्सीन आएगी, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ हम बरतानिया के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन बरतानिया के बाद अब बहरीन ने भी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और बहरीन दूसरा मुल्क बन गया है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक बहरीन पहले ही इमरजेंसी के लिए चीन की वैक्सीन के इस्तेमाल की भी मंजूरी दे चुका है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान भी कोलैबोरेशन में जो है वो वैक्सीन तैयार हो रही है और चीन की वैक्सीन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल की जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलवक्त पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की शरह है उसके हवाले से पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 7.59% है। हम जरा वैक्सीन के हवाले से बात कर लेते हैं और ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है इस पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने मुझे ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक वही सवाल जो कोरोना की पहली लहर के दौरान भी था, अब दूसरी लहर आई है तो फिर सबसे जो अहम सवाल यही है कि दुनिया में 2 ममालिक है जिन्होंने वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? देखें जी, तकरीबन 1 साल होने वाला है जब से वुहान में ये आफत एंटर हुई और फिर तमाम दुनिया में फैल गई, और अनफॉर्चुनेटली फरवरी इस साल से ये पाकिस्तान में भी आ गई। तो ज़ाहिर है बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। जैसे आपको पता है कि 1 घंटे में तकरीबन 2 से 3 कीमती जानों का ज़िया सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है। तो हर मुल्क यही कोशिश कर रहा है कि वो उसके शहरी बच जाएँ, और मेरा ख़्याल है अच्छे लीडर की यही निशानी है कि वो सबसे पहले लोगों की अपने अवामुन्नास की जान की परवाह करे और उनके जान को बचाने की मदावा करे। तो इसीलिए मुल्कों की रेस है और इसी तरह साइंसदानों की रेस है उसके पीछे, कि साइंसदान भी यही कोशिश करें कि उनकी वैक्सीन जल्द से जल्द मरीज़ों की जान बचाने के लिए दस्तयाब हो। और इस वक्त तकरीबन हमारी 37 के करीब कंपनीज़ हैं फार्मास्यूटिकल जो वर्ल्ड ओवर इसको कमर्शलाइज़ करने जा रही हैं, और तकरीबन इस वक्त कोई 19 के करीब वैक्सीन ऐसी हैं जो फ़ेज़ 3 ट्रायल से गुज़र रही हैं। फ़ेज़ 3 ट्रायल वो ट्रायल होता है जब फ़ेज़ 1 एनिमल्स में हो चुका होता है, फ़ेज़ 2 ह्यूमंस में सेफ्टी का हो जाता है, थर्ड फ़ेज़ 3 ट्रायल होता है जिसमें हम सेफ्टी भी इस्टेब्लिश करते हैं और एफिकेसी भी इस्टेब्लिश करते हैं कि ये इफ़ेक्टिव भी है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, कि 2 अक्टूबर से हम ट्रायल्स कर रहे हैं और हम इस वक्त तक तकरीबन 8000 लोगों के वॉलंटियर्स को इंजेक्ट कर चुके हैं और हमारा टोटल सैंपल साइज़ 18000 है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसी साल यानी कि दिसंबर के एंड तक हम पूरे 18000 पूरे लोगों को इंजेक्ट कर लेंगे। अभी तक जो हमें प्रिलिमिनरी रिज़ल्ट मिले हैं वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सेफ़ है पाकिस्तानीज़ में, और ये बहुत ज़रूरी था कि हम पाकिस्तानीज़ में भी इस वैक्सीन को टेस्ट करते, क्योंकि हर आबादी मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करती है। तो पाकिस्तानीज़ ने इनको अच्छा टॉलरेट किया है वैक्सीन को, और उसके बाद सेफ़ भी रही है, इनमें कोई ऐसा सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और जो अभी कोई तकरीबन 2 माह जिनको हो गए हैं लगवाए हुए, उनमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी अच्छी आ रही है। और सबसे बढ़ के कि जिन्होंने भी लगवाई है, अभी तक कोरोना का कोई ऐसा कंफर्म्ड केस हमारे सामने नहीं आया कि लगने के बावजूद कोरोना हो गया हो। कोरोना जैसे आपको पता है कि इस वक्त घर घर का मसला बना हुआ है, हर दफ्तर का मसला बना हुआ है, हर चैनल का मसला बना हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं उनमें से किसी में भी हम कंफर्म नहीं कर सके कि ये वायरस उनके जिस्म में बीमारी उसने पैदा की है। और
चाइना ने और अमेरिका ने यही कहा था कि जब भी वैक्सीन उनकी कमर्शलाइज होने जाएगी वो उन मुल्कों को तरजीह देंगे कि जहाँ पे इनके ट्रायल्स हो रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पाकिस्तान में ट्रायल हो रहा है और बड़ी अच्छे क्वालिटी का ट्रायल चल रहा है, इसलिए आई एम श्योर कि हमें तरजीह दी जाएगी इसकी प्रोक्योरमेंट में भी और इसकी कमर्शलाइजेशन में। और मैं समझता हूँ कि इसको कमर्शियल होने में भी चंद हफ्ते रह गए हैं, महीनों की बात नहीं रह गई इवन इन पाकिस्तान। और जहाँ तक इसकी प्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह ऐसी है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो इतनी प्रोडक्शन है कि वाफर तरीके से ये मुहैया हो सके। और बहुत अच्छी चीज़ है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने इसके लिए फ़ंड भी रिज़र्व कर दिए हैं। तो जब फ़ंड्स अवेलेबल होंगे और अभी तरजीहात भी बन रही हैं कि पहले किन को लगनी है, ओबियसली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद ये एल्डरली बूढ़े लोगों को मिलनी चाहिए और फिर बतदरीज जिनको दिल की बीमारी है या शुगर है या ब्लड प्रेशर है उनको, और फिर एक आम आदमी तक ये पहुंचनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि चंद हफ्तों में ये इवन कमर्शियल डॉक्टर साहब बड़ी पॉजिटिव आपने बात की है, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, तो एक गुड न्यूज़ है। लेकिन 3-4 अहम पॉइंट है। अब जिन लोगों के आपने कहा कि वैक्सीनेशन हो चुकी है उनमें कोरोना के उस तरह सिम्टम्स नहीं है, कोरोना इफेक्ट नहीं किया, जो लोग कोरोना इफेक्टेड होंगे उनको बाद में ये वैक्सीन लगाई जाएगी या पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को, जैसे नॉर्मल हमारी बचपन में वैक्सीनेशन होती है उस तरह से वैक्सीनेशन तमाम लोगों को करवानी होगी जब कमर्शलाइज हो जाएगी? और इसका तरीकाकार क्या होगा? आपने बता दिया फ्रंट लाइन पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके बाद जो पेशेंट्स हैं, लेकिन इसको कमर्शलाइज होने के बाद क्या आम आदमी की पहुंच तक बहुत जल्द मुमकिन हो सकेगी? रेट्स क्या होंगे, कितनी मुस्तनद होगी? देखें, रेट्स तो अभी मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा रेट नहीं होगा। $2 होगी मैक्सिमम, $2-2.5। अगर आप मॉडर्ना की लें या फाइज़र की लें वो महंगी होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि उनमें और ये सस्ती वैक्सीन में कोई फ़र्क है, क्योंकि जो हम ट्राई कर रहे हैं इस वक्त कैंसिनो की है, जो कनाडा और चाइना के इश्तराक से कंपनी है, वो उसने बनाई है और ये काफ़ी इस वक्त फ़ाल है। और इस वैक्सीन की मेरा ख़्याल है कीमत $2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जिनको हो चुका है उनका, देखें जिनको हो चुका है उनके लिए तो बेस्ट ये होगा कि वो खुद अपने आप एंटीबॉडी चेक करा लें, ना भी वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी वो तो एक बात की बात है। अगर उनमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं ऑलरेडी, जो वायरस इनके जिस्म में एंटर हुई थी उसकी एंटीबॉडीज़ अभी तक मौजूद हैं और सफिशेंट हैं, IgG जो कि बड़ा सस्ता टेस्ट है, वो मौजूद हैं, तो फिर उनको मेरा नहीं ख्याल के लगानी चाहिए। फिर उन्हें अपनी एंटीबॉडी टेस्ट कराते रहें। लेकिन उन लोगों में जो कि मेरा ख्याल है 30 से 40% वो लोग हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो गई हैं या बहुत लो लेवल पे आ गई हैं, प्रोटेक्टिव लेवल पे, उनको लगानी चाहिए। क्योंकि ये मैं बताता चलूँ कि ये जो वैक्सीन हम देख रहे हैं और ज़्यादातर वैक्सीन ऐसी हैं कि ये वायरस के अगेंस्ट नहीं हैं, ये वायरस की जो बाहर कांटे हैं, जो उसकी जिल्द ऊपर कांटे हैं, अगर आप वायरस की फ़ोटो देखें तो उसको हम स्पाइक्स कहते हैं, और उसकी ग्लाइकोप्रोटीन है S जो ये स्पाइक्स बनाती है। तो हम स्पाइक्स को डैमेज सिर्फ करते हैं, वायरस को डैमेज नहीं करते। और उन स्पाइक्स की इम्पॉर्टेंस ये है कि उनके ज़रिए वायरस बॉडी में एंटर होती है, लंग्स के ज़रिए ACE2 रिसेप्टर्स को जाके वो स्पाइक्स लगती हैं। तो अगर वायरस एंटर हो भी जाए खुदा ना खास्ता किसी के जिस्म में, और उस वायरस की स्पाइक्स ही डैमेज हों, तो वो अटैच नहीं हो पाएगी, इसलिए वो बीमारी नहीं कर पाएगी। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर वायरस कल को म्यूटेट भी कर जाए तो वो स्पाइक्स को हम डैमेज कर रहे हैं, अंदर वायरस जो भी है वो लग ही नहीं सकेगी, आपकी बॉडी में एंट्री नहीं हो सकेगी, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसलिए उसके लिए स्पाइक एंटीबॉडीज़ हम टेस्ट करते हैं। जब हम किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो 28 दिन बाद हम S प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ उसको चेक करते हैं। अगर वो उसकी फ़ाल हैं और अपना बेसलाइन से 4 गुना या 5 गुना से ज़्यादा हैं, तो फिर हम समझते हैं कि वो वेल प्रोटेक्टेड है वॉलंटियर। सही। डॉक्टर साहब ज़रा दूसरी लहर की अगर हम बात करें, पहली लहर से दूसरी लहर का कहा जा रहा है कि ज़्यादा शिद्दत है। दो चीज़ें हैं, क्या इस बार वायरस का बिहेवियर मुख्तलिफ है या गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, इस वजह से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है? देखें, ये जो लहरों वाला चक्कर है ना, मैं इसके बेसिकली इसको अप्रूव नहीं करता कि इसको ये नोमेनक्लेचर यूज़ किया जाए।
क्योंकि जब पहली दफ़ा ये वायरस आई पाकिस्तान में फरवरी में इसी साल, तो उस वक़्त काफ़ी मीडिया ने और हमने सब मिल के एक बहसीत एक कौम बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। हमने बहुत जल्दी SOPs पे अमल दरामद शुरू कर लिया। स्कूलों ने भी, कॉलेजों ने भी, इवन किसी हद तक शॉपिंग सेंटर्स ने भी, और किसी हद तक हमने दफातर में और बैंकों में काफ़ी अच्छा निज़ाम बन गया। उसके बाद ये कहा गया कि ये लहर अब चली गई और हमने काबू कर लिया और हमने सेलिब्रेशन शुरू कर दी, कोरोना हीरोज़ या कोरोना वॉरियर्स, या बहुत हमने कहा कि हम बाकी ममालिक से अच्छे हैं। तो इसका जो कि हमारे अवाम इतने एजुकेटेड भी नहीं हैं और इतनी उनको अवेयरनेस भी नहीं है, इन्होंने ये परसीव किया कि जब गवर्नमेंट की तरफ से या वैसे ही सेलिब्रेशंस इतनी शुरू हो गई और मेडल्स मिलने शुरू हो गए, तो उन्होंने ये परसीव किया कि शायद ये आई थी और ये तारीख़ का हिस्सा बन गई है वायरस, अब वायरस ख़त्म हो गई है, कम नहीं हुई, ख़त्म हो गई है। तो जब ये सोचा तो उन्होंने राइट, लेफ़्ट एंड सेंटर सब ने मास्क फेंक दिए, उनका सांस घुटना शुरू हो गया मास्क पहनने से, और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी बच्चे की शादी करना चाहिए 1000 बंदे की, और इसी तरह सियासतदानों ने जल्द से जुलूस करने शुरू कर दिए और मजहबी लीडरों ने मजहबी इज्तिमात करने शुरू कर दिए, जनाजे लाखों लोगों के होने शुरू हो गए। तो फिर ऑब्वियसली इसने एस्केलेट होना था। वायरस थोड़ी सी बदली है, 139 म्यूटेशंस हुई हैं, 139 बिल्कुल बहुत कम म्यूटेशंस हैं, क्योंकि इसकी म्यूटेटिंग पोजीशन इस वायरस की 39,000 हैं, 40,000 के करीब हैं। तो ये बहुत कम वायरस नहीं, इतनी बदली ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। होस्ट रिस्पांस बहुत बदल गया है, वायरस की ट्रांसमिशन बहुत तेज़ हो गई है। उसकी वजह यह है कि जब ये बारिशें हुई थी तो ये कम हो गई थी। उसकी वजह यह है कि ये ड्रॉपलेट या एरोसोलिक ट्रांसमिशन होती है कि हवा के ज़रिए, मेरे सांस के ज़रिए वायरस जा रही है तो आपके कैमरामैन तक खुदा ना खास्ता जा सकती है। लेकिन अगर बारिश हुई होगी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ये ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे जो एरोसोलिक पार्टिकल्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं वो सेटल कर जाएंगे, बारी हो जाएंगे, तो वेलोसिटी भी उसकी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम कितनी परसेंटेज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो SOPs की हम बार बार बात करते हैं, मास्क की फॉर्म में, हाथ धोने की फॉर्म में, या फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बावजूद इसके कि आपके प्रोग्राम के दौरान 2 से 3 जानें कीमती सिर्फ पाकिस्तान में चली जाएंगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-16% लोग अपनी अमल दरामद कर रहे हैं। लोग समहाउ अब इस वक्त पेंडेमिक फटीग में मुब्तला हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देना चाहते, और वो उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उनकी जान की कुर्बानी हो जाए या उनके इर्द गिर्द के लोगों की या उनकी फैमिली मेम्बर्स की कुर्बानी हो जाए। तो इस वक्त ये सूरत हाल ज़्यादा है जो कि ज़्यादा सीरियस है। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, और बड़ी पॉजिटिव उन्होंने आगाज़ में बात की। एहतियात बरतना तो ज़रूरी है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने के दिसंबर के एंड तक जो है 18,000 तकरीबन जो वॉलंटियर्स हैं उन पर ट्रायल किए जा रहे हैं वैक्सीन के। उसके बाद वैक्सीन कमर्शलाइज हो जाएगी और बहुत जल्द, महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में, पाकिस्तान में भी वैक्सीन अवेलेबल होगी, एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तरफ कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ सियासी महाजराई जो चल रही है, जलसे जुलूसों पर पाबंदी के बावजूद जल्द से जुलूस हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और ऑपोजिशन 13 दिसंबर को जलसे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और हुकूमत की तरफ से भी कह दिया गया है कि हम रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, किसी तरह से नहीं रोका जाएगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस के पेश नज़र जो इज्तिमात पर पाबंदी की दरख्वास्त दायर की गई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दी कि पार्लियामेंट मौजूद है, अवामी इदारे मौजूद हैं, उनका काम है ये तमाम तर सूरत हाल पर अमल दरामद करना, इज्तिमात से गुरेज करना। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि 5 जलसे हो चुके हैं। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे का ऐलान किया गया है। अब देखना यह कि
कि रैलियां निकलेंगी, इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा या लॉन्ग मार्च के बारे में सोचा जाएगा? जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मुस्तकबिल है वो चैलेंज होता जा रहा है। क्या पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए तैयार हो जाएंगी? मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का बहुत ज्यादा तस्करा है। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को मशवरा भी दिया है कि डायलॉग का ऑप्शन खुला रखें, किसी ऐसी तरफ ना जाएं कि वापसी का रास्ता ना बंद हो जाए। लेकिन मरियम नवाज ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत लंदन से बैठकर कर रहे हैं। अब पीडीएम गिरती हुई दीवार को धक्का देगी या दीवार से सर टकराएगी, यह अहम सवाल है, क्योंकि ग्रैंड डायलॉग की तमाम जमातें अपने अपने नजरिए के हवाले से ओपिनियन दे रही हैं। क्या पीडीएम कंफ्यूज है ग्रैंड डायलॉग को लेकर? क्या डायलॉग होना चाहिए तो किससे होना चाहिए? और ये महाज राय का जो सिलसिला चल निकला, ये कब तक इसी तरह से रहेगा? क्या कोई मिडल ग्राउंड निकलेगा, नहीं निकलेगा? इस्लामाबाद में एक और मार्च की बातें हो रही है। इस्लामाबाद इससे पहले तारीख में बहुत सारे मार्च देख सके, लेकिन उन मार्चों के कोई फायदे उस तरह से नहीं हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर डालने के काम आएगा? और जो 13 दिसंबर डेडलाइन दे चुकी है ऑपोजिशन हुकूमत के जाने की, ये यकीनी तौर पर एक सियासी बयान है, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह से कब तक चलता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। जमील फारूकी साहब एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या ऐसा सियासी माहौल है कि हुकूमत घर चली जाएगी? पीडीएम किन बुनियादों पर हुकूमत को घर भेज रही है? क्योंकि पीडीएम के पास ऐसे आखिर कौन से ऑप्शंस हैं जिनकी बुनियाद पर उनकी तमाम तर बातें कर देती है, या सिर्फ एक सियासी नैरेटिव है? बहुत शुक्रिया। इसमें हमें रियलिस्टिकली सोचना होगा। अगर पीडीएम या 11 सियासी जमातों का एजेंडा हुकूमत को ना होता तो ये 4 बड़े जलसे ना हो चुके होते, उसके बाद 5वें बड़े जलसे की तैयारी ना हो रही होती। हुकूमत को गिराना अगर मकसूद होता तो इस्तीफे सबसे पहले आ चुके होते। हुकूमत को गिराना अगर मकसूद होता तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा चुकी होती। मामला हुकूमत को गिराने का नहीं है, मामला हुकूमत के ऊपर प्रेशर सस्टेन करने का है, स्ट्रेन डेवलप करने का है। स्ट्रेन डेवलप हुआ है, स्ट्रेन पहले दिन से डेवलप हुआ है, अक्टूबर से डेवलप हुआ है। और स्ट्रेन डेवलप करने के लिए 2-3 चीजें हैं जिसको हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तब्दीली, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी चेंजेस आई। डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन आ गए, तो पाकिस्तान के अंदर भी उन्हीं दिनों में इन जलसों का बढ़ावा हमको देखने को मिला। अब एक फैक्टर तो ये, दूसरा फैक्टर ये कि अपने लोग जो फंसे हुए हैं उनको छुड़ाना है, तो आखिर कैसे छुड़ाना है? उनको छुड़ाने के लिए आखिर हमें प्रेशर सस्टेन करना है तो कैसे करना है, या हमने जो स्ट्रेन डेवलप करना है तो कैसे करना है? तो ये जलसों की जो सीरीज थी वो उसी प्रेशर डेवलप करने के हवाले से थी। अब बात आ जाती है कि लाहौर में जलसा है, तो लाहौर में क्या बड़ा ऐलान होगा? भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि जलसा लाहौर में उतने बड़े लेवल का करना जितने बड़े लेवल का जलसा इमरान खान साहब ने 2012 में किया था, वो शायद मुमकिन ना हो सके। वो शायद खुद इमरान खान साहब भी अपने मुशीरों और वजीरों और तर्जमानों की नालायकियों के बाद उतना बड़ा जलसा दोबारा ना कर पाए। तो अपोजिशन तो इस वक्त वैसे ही खुदे लाइन लग चुकी है, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो बड़े लंदन में बैठकर अपने इदारों और इदारों के सरबराहों के ऊपर खुदकुश हमले कर चुके हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि पब्लिक की उतनी बड़ी तादाद लाखों में मीनारे पाकिस्तान को भर पाएगी, या ग्रेटर इकबाल पार्क के उन कॉरिडोर्स को भर पाएगी जितना बड़ा इज्तिमा शायद हमने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के नमाज़े जनाजा के ऊपर देखा था? मुमकिन नहीं है। और उससे बढ़कर एक और फैक्टर है, दैट इज नोन एज कोरोना फैक्टर। कोरोना फैक्टर को आप जितना कन्विंस करने की कोशिश करें पब्लिक को जितना आप मोटिवेट कर लें, आप जितना उनको कह लें कि ये शेर की लड़ाई है और शेर की लड़ाई बल्ले के साथ है, आप उनको इतना कन्विंस नहीं कर सकते कि आप लाखों की तादाद में लोग लेकर खड़े हो जाएं। हाँ, एक अच्छा पावर शो हो सकता है। अब इस सारी सिचुएशन में कामयाबी किसकी है? मैं तो डिटेल में बात कर रहा हूं। कामयाबी इस सारी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ कोरोना की है। चाहे पीडीएम जब कर रही है तो कोरोना जीत रहा है, तो चाहे गवर्नमेंट तो जमील साहब, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से दरखास्त मुस्तरद की, इज्तिमा पर पाबंदी के हवाले से जो दरखास्त दी गई थी वो मुस्तरद कर दी, इस बिना पर कि जी पार्लियामेंट मौजूद है, अवामी इदारे मौजूद हैं इस मामले में मुदाखलत करने के लिए, लेकिन हुकूमत फैसला कर चुकी है कि वो रेजिस्ट नहीं करेंगे, वो किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि अगर हुकूमत इस फैसले के बावजूद कोरोना फैलता है कि वो रेजिस्ट नहीं करेंगे, वो मुदाखलत नहीं करेंगे, तो कोरोना फैलने का जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत होगी या ऑपोजिशन होगी? देखिए, हुकूमत और अपोजिशन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। यहां तो सवाल एक और चीज का है। भाई, इस दुनिया की तमाम तर सियासी से लेकर खिलाफती तारीख देख लें, जब जब बादशाहों को किसी ने जलील करवाया, मरवाया है, उनको खुडे लाइन लगवाया है, तो उनके वजीर थे, मुशीर थे, तर्जमान थे।
और यही मामला जनाब इमरान खान साहब के वुज़रा, मुशीरों और तर्जुमानों का है। यानी एक तरफ साहब सेनेटर फैसल जावेद साहब ये कहते हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है, या अगर इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की इनको छोड़ना नहीं है, उसके बाद अगले बयान में उनको वहां बैठकर कह देते हैं कि जनाब हमारी तो मजबूरी है, अगर इनको पकड़ते हैं तो कल को एक बड़ा स्ट्रेन डेवलप होगा। तो आप सियासी मसलहतों की भी नजर कर रहे हैं। अब देखिए कानून की पासदारी की बात है, पाकिस्तान के अंदर 26,000 कानून हैं। We have 26,000 laws according to the Constitution of Pakistan, और दुनिया की बहुत कम ऐसी रियासतें हैं जिसमें इतने कवानीन होते हैं। मामला सारा इंप्लीमेंटेशन का है। आज एक शादी हॉल वाला या स्कूल वाला बाहर खड़े होकर मजमा लगा देना, पुलिस ने धर लेना, एसपी ने जाकर धावा बोल देना उसके घर के ऊपर, और यहीं पर कोई बड़ा सियासतदान खड़े होकर कर देना तो मजाल है किसी की जुर्रत हो उसको जाकर पकड़ने की, चाहे उसका ताल्लुक अपोजिशन से क्यों ना हो। यहाँ पर गलत, झूठे, नाम निहाद प्रोपेगेंडे जरूर हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारियां जरूर उस नाम पे ऊपर हो सकती हैं, हीरोइनची साबित करके गिरफ्तार जरूर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता कि आप कानून की अमलदारी करें। और तर्जुमान किस तरह से फंसवाते होते हैं अपने सियासतदानों को, एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी। आपको पता है 2 दिन पहले साग डार साहब का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ स्टीफन सैकर के साथ हॉट टॉक में बीबीसी लंदन से, और बड़ा वायरल हुआ। अब एक जनरल सी बात है, स्टीफन सैकर लंदन में बैठकर जब भी हॉट टॉक करता है या उस हॉट सीट के ऊपर कोई भी हॉट टॉक करता है, उनकी नॉर्मल रिसर्च, क्वेश्चनिंग स्टाइल, खबर निकालना, वो उमूमी तौर पर पूरी दुनिया को पता है। और अगर इसहाक डार से उसने कर लिया था तो इसहाक डार से भी उसने सवाल उसी तरह किए जिस तरह नॉर्मल होते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ, पब्लिक जनरली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही थी, तमाम तर उसकी फेवर गवर्नमेंट को जा रही थी, और गवर्नमेंट के तर्जुमान क्या कर रहे थे, आप शहबाज गिल साहब के 4 ट्वीट जाकर देख लें। उन्होंने क्या ट्वीट किया कि तमाम इंसाफियंस को इनको फॉलो करना चाहिए, इन्होंने जो काम किया है वो कर नहीं सकता था, फॉलो करने के बाद एक डन का भी थंब अप कर दें। अब आप बताएं इस पर तो जमील साहब वैसे भी बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके इंटरव्यूज आप पाकिस्तानी मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया इन तमाम लोगों के इंटरव्यूज नहीं कर सकता, का रुख हमारी तरफ कर दे। इन तमाम लोगों के पाकिस्तानी मीडिया इंटरव्यू नहीं कर सकता, लेकिन जब वो बीबीसी को बैठ के इंटरव्यू देते हैं तो उन्हीं लोगों के इंटरव्यू पाकिस्तानी मीडिया पर हलाल हो जाते हैं। इवन इंटरनेशनल चैनल जो हमारा नेशनल चैनल है वो भी उसको नशर कर रहा था। अच्छा, फिर इसका मतलब है आप ये कहते हैं कि जलसों को ना रोकने की जो स्ट्रैटेजी है वो फैसला है, वो दुरुस्त फैसला है, लेकिन हुकूमत तो गालबन ये चाह रही है कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, मॉडल टाउन जैसा वाकया ना दोबारा से दोहराया जाए, वो शायद इसलिए ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं, हुकूमत किसी तौर पर ताकत के इस्तेमाल की तो बात ही नहीं है। ताकत का जहां इस्तेमाल करना था आपने देख लिया, मुल्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ है। हुकूमत तो अभी जो पंजाब की है, फिरदौस आशिक आवान साहिबा के जो बयानात आप देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम जलसा नहीं होने देंगे। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत उनका थ्रेशोल्ड जो डेवलप होता है ना बड़ा जलसा करने का, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। हुकूमत इस सिलसिले में सीरियस नहीं है कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इनको गिरफ्तार करना है। कोरोना तमाम लोगों के लिए ना, अगर तमाम लोगों के लिए है तो असद उमर साहब ने चंद दिन पहले, 3 दिन पहले जो इतना बड़ा मजमा लगाया था, कोरोना उधर नहीं आता। ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर चाहे गवर्नमेंट है या अपोजिशन है, दोनों अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट की तोपों का रुख पीडीएम की तरफ है, पीडीएम की तोपों का रुख गवर्नमेंट की तरफ है। पीडीएम चाह रही है कि उनको रिलीफ मिले, पीडीएम गवर्नमेंट नहीं गिराना चाह रही, पीडीएम का बस में नहीं है कि वो गवर्नमेंट गिरा सके, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर हम भी उठते बैठते हैं। गवर्नमेंट नहीं जाने वाली इन जल्सों से। पीडीएम क्या चाह रही है, वो चाह रही है कि हम जो थ्रेशोल्ड डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे पर इतने केसेस बन रहे हैं, केसेस को रोका जाए। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारी गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो, पता ना चले, पता ना ऐसा ना हो कि अब हमें पता चले मुक्तदर हल्के उनके साथ खड़े हो जाए और हम लूज कर दें सारी सिचुएशन को। तो फिर ये महाजरा इसी तरह से चलती रहेगी दोनों तरफ से? क्या हम जो बाकी रिमेनिंग टेन्योर है उसको इसी तरह से गुजार देंगे? क्या कोई मिडिल ग्राउंड नहीं निकल सकेगा फिर? देखें, मैं तो बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल जर्नलिज्म मैं तो इतना समझ पाया हूं कि हुकूमत करना सिर्फ वक्त गुजारी का नाम है। आप देख लें, सारा दिन एक धमा चौकड़ी लगी हुई होती है, पॉलिटिकल रेल पेल है, हर 10-15 मिनट बाद आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे होते हैं, हम भी दिखा रहे होते हैं। तो ये चलता आ रहा है, इस मुल्क का निज़ाम है 73 साल से, ये इस मुल्क का निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। रियासत मदीना के जो दावे थे वो दावे हमारे सामने हैं, और फिर उस दावों के ऊपर यू टर्न जो हैं वो भी हमारे सामने हैं। और पिछले 40 साल में बाकी सियासी जमातों ने जो किया था वो भी हमने देख लिया। अब ये तो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, इनसे कोई सवाल कर सकता है कि पिछले 40 साल में आपने जो हुकूमतें की थी उसमें आपने कुछ नहीं किया?
उसमें आप कुछ कर नहीं पाए, उसमें आपको पब्लिक वेलफेयर का कुछ करने का मौका नहीं मिला, अब आप एक और चांस की बात कर रहे हैं। और ये जो आए हुए एहतसाब के नाम पर रियासत मदीना बनाने के लिए जो दावे करके तब्दीली का नैरेटिव लाकर आपको और हमें कह रहे हैं कि हमने ये तब्दील कर देना है, तो इनसे कोई माइकल लाल पूछ सकता है कि 2.5 साल में आपने जहां रिफॉर्म्स करने थे वहां आपने एक स्टेप नहीं लिया। कल वजीर आजम ने सिटीजन पोर्टल के हवाले से एक तकरीब में शिरकत की है और वजीर आजम साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए तो अब हम उसका ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको निकाल देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी दावा किया कि 30 लाख एप्लीकेशन थी और उसमें से 27 लाख के ऊपर काम हो चुका है, निपटा दिया गया। एक पोल मैंने डाल दिया ट्विटर के ऊपर, यकीन करें कोई एक बंदा ऐसा नहीं है, सारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं, एक बंदा ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि हम सेटिस्फाइड हैं। उसकी वजह यह है कि भाई वो तमाम तफसीलात और फाइल्स निपटाने वाले लोग वही हैं। सही। तो जमील साहब, अब जरा पीडीएम की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्या पार्टी पॉलिसी में कोई शिफ्ट आ सकता है? क्या पीडीएम का जो एजेंडा है वो ना इत्तफाकी का शिकार है? और साथ ही साथ जरा फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके किरदार पर भी रोशनी डालेगा, वो मजीद क्या रोल प्ले कर सकते हैं? फजलुर रहमान का किरदार, मौलाना साहब का किरदार इस पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में वही है जिस तरह का किरदार किसी भी एक एंटरटेनिंग मूवी के अंदर किसी आप कह सकते हैं कि एक आइटम सॉन्ग का होता है, इससे ज्यादा नहीं है। एक बंदा है जो अनइलेक्टेड है, उसका क्या स्टेक हो सकता है इस मुल्क के अंदर, तो उनसे तो आप कुछ भी ना तवक्कुआत रखें। हाँ, अब एक डेवलपमेंट है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने फोन किया या नवाज शरीफ साहब को टेलीफोनिक राब्ता हुआ और रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान आए और फेसेस करें अपने मुकदमात को, और आप आएंगे तो ही पीडीएम मूवमेंट में दम आएगा, आप आएंगे तो ही पीडीएम मूवमेंट की सक्सेस उससे मशरूत है। तो उससे लगता यही है कि ये उसी तरह का मशवरा है जिस तरह का मशवरा इसहाक डार साहब को पाकिस्तान से किसी ने दिया था कि जी आप हॉट टॉक पे चले जाएं, आप हिट हो जाएंगे। तो मियां साहब पाकिस्तान आते हैं तो धर लिए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो अपना पांव कुल्हाड़े के ऊपर, कुल्हाड़े को पांव पे नहीं मारा, अपना पांव कुल्हाड़े के ऊपर मारा है, उसका खमियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अभी तक उसका रिएक्शन नहीं आया, आइंदा रिएक्शन आएगा। अब पीडीएम ये क्यों कर रही है? जो कुछ करना था कर दिया। पीपल्स पार्टी एक और नैरेटिव पे खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही आपके रियासती इदारों के किसी सरबराह के अगेंस्ट या आपकी एजेंसी के किसी सरबराह के अगेंस्ट। वो जो बात कर रहे हैं वो एक बैन बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा खुदकुश हमला किया, उसके बाद उनकी बेटी ने वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया। अब इनसे कोई सवाल पूछे कि भाई आप ये जो वोट को इज्जत दो का मुतालबा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो चुप लग जाती है इनको। भाई आप किससे कर रहे हैं मुतालबा? पब्लिक से कर रहे हैं? नहीं। आप किससे कर रहे हैं? गवर्नमेंट से कर रहे हैं? नहीं। आप किससे कर रहे हैं? हाँ जी, ओके, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू जमील साहब आपके वक्त का। जो भी सिचुएशन चल रही है, अपोजिशन की तरफ से बयानात आते हैं, हुकूमत की तरफ से जवाब दिया जाता है, हुकूमत बयान देती है, अपोजिशन बात करती है कि हम जलसे करेंगे। इस सारी सिचुएशन में नुकसान किसका और है? मुल्क का और है, अवाम का और है, क्योंकि ना हुकूमत जीतेगी ना अपोजिशन जीतेगी, कोरोना जीत जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अफगान अमन अमल के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अफगान अमन अमल में अहम पेशरफ्त हुई है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है और न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया के अहम ममालिक इस बात के मोतरफ हैं कि पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान में अमन का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। 19 साल जंग के बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। 19 साल से यह जंग जारी थी। दोनों फरीकैन के माबैन जो मुआहदा हुआ है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मुआहदा है जिस पर दस्तखत हुए हैं और ये पहला तहरीरी मुआहदा है। इस मुआहदे में आइंदा के मुज़ाकरात, मुस्तकबिल का जो पॉलिटिकल सेटअप होगा वो सियासी नक्शा और जामिया सीज फायर जैसे ऑप्शन से मुतालिक रूल्स और तरीक़ाकार वज़ा किए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया के जो अहम ममालिक हैं वो इस बात का खैर मकदम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मुआहदे के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत के इम्कानात मज़ीद बढ़ गए हैं और बातचीत के लिए राह हमवार होगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब बातचीत में कितना मज़ीद वक्त लग सकता है? अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए यह मुआहदा कितना अहम है? इसको हतमी शक्ल देने में और
मामलात को तय करने में मजीद कितना वक्त लगेगा? अमेरिका जो कि फौजों का इनखला चाहता है, अब अमेरिका में जो है इक़्तिदार तब्दील हो रहा है, और ट्रंप के दौरे हुकूमत तक क्या अमेरिका से तमाम तर अमरीकी फौजों का इनखला मुमकिन हो सकेगा? और मजीद ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी? और ख़ास तौर पर ये जो तहरीरी मुआहिदा है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है माहिर अफगान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने। रहीमुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगे, इस मुआहिदे के हवाले से क्या कहेगा? कितनी अहम पेशरफ्त है, कितनी मुस्बत पेशरफ्त है ये? देखिए, ये जो अभी तरीक़ाकार मुज़ाकरात के लिए तय हुआ है, इसको कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स भी कहते हैं, या बेसिक फ्रेमवर्क, ये कोई 2.5 महीने लग गए। काफ़ी इसमें रुकावटें थी, इख्तलाफात थे, तो इसलिए इसकी अहमियत तो है कि कम से कम इसके ऊपर तो ये राज़ी हो गए हैं कि मज़ीद मुज़ाकरात करने हैं, जो बड़े बड़े अहम इशूज़ हैं उसके ऊपर बात करनी है। अभी एजेंडे के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, तो एजेंडे में फिर अफ़गान हुकूमत की ख्वाहिश है कि सबसे अहम नुक्ता जो है वो जंगबंदी का हो। तालिबान के ख्याल में इससे और भी अहम नुकात हैं। इस तरह वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के आइन में तरामीम हो, या एक निगरान हुकूमत बने, या फिर ये है कि शरई निज़ाम के लिए बात की जाए। तो मेरे ख्याल में इख्तलाफात तो पहले भी थे, अभी भी होंगे, आइंदा भी होंगे। इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन इन हालात में मेरे ख्याल में ये कुछ हासिल करना ये भी एक कामयाबी है। सही। तो रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, अभी इस मुआहिदे के हवाले से कुछ हतमी तौर पर आप जिस तरह से कह रहे थे कि नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये हतमी मुआहिदा होगा, मामलात आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जिस तरह से हम कर रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है और CPAC पर काम करने वाली जो अफरादी क़ुव्वत है उनको निशाना बना रहा है, हम भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी पेश कर चुके हैं, और लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि अफगान हुकूमत का कैपेसिटी इशू है, इसलिए हम अफगान हुकूमत की बात नहीं करते। तो इसका क्या ये मतलब लिया जाए कि हम कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक सके भारत को? देखिए, पाकिस्तान मसलहत से काम ले रहा है। वो खुलकर ये नहीं कहता कि अफगान हुकूमत या उनका खुफिया इदारा NDS इस सारे मामले में मुलविस है, क्योंकि NDS और रॉ के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। NDS के एहलकारों की तरबियत भी इंडिया में होती है, और फिर ये है कि अफगान हुकूमत या NDS की मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह मिले और बॉर्डर के करीब वो अपने ठिकाने बनाएं, महफूज पनाहगाहें बनाएं और पाकिस्तान के ऊपर हमले करें, जो हम फेंसिंग कर रहे हैं या जो CPAC के मंसूबे हैं। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। इसलिए वज़ीर आज़म ने दौरा भी किया, कुछ फैसले भी हुए, तिजारत बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और ये भी कि अफ़गानिस्तान मज़ीद भारत के करीब न चला जाए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हैं, इसमें अफ़गानिस्तान गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि वो भारत का हामी है। तो जिस तरह से फिर सर आपने बात की कि अफगानिस्तान की भारत के नज़दीक ना चला जाए, तो आप समझते हैं ऐसे में पाकिस्तान की जो तमाम तर कोशिशें हैं वो बेसूद तो नहीं हो जाएंगी? एक तरफ हम अफगानिस्तान में अमन की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के बेहतरीन ममालिक अमरीका इस बात का मोतरफ है और वो पाकिस्तान का शुक्रगुजार भी है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ हम अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दूसरी तरफ हम वहीं पर अमन की कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या ये कोशिशें बेसूद तो नहीं हो जाएंगी फिर? नहीं, मेरे ख्याल बेसूद नहीं है, क्योंकि जितना हम अमन के लिए कोशिश करेंगे उतनी पाकिस्तान की साख बेहतर होगी। पाकिस्तान का इमेज पहले ख़राब था, उसके बारे में ये इल्ज़ाम था कि वो मुदाखलत करता है अफ़गानिस्तान में, या अफ़गान तालिबान या हक्कानी नेटवर्क को पनाह दी है। अभी ऐसा नहीं कहा जा रहा, अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो अमन के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर एक दो मुल्क उसके मुखालिफ हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में उनकी बदनामी होगी, पाकिस्तान की नेकनामी होगी, और फिर ये भी है कि अमन के लिए जो भी कोशिश करेगा उसकी तारीफ ही होगी, और फिर इसका फ़ायदा तो अफ़गानिस्तान को यकीनन होगा, लेकिन पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। ये जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, बलोच लड़की पसंद हैं, दाइश है, तो इनके अगर ठिकाने ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। UN की रिपोर्ट में आया था
कि कोई 6,500 पाकिस्तानी या पाकिस्तान मुखालिफ लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं और हमारे हिसाब से ज़्यादा है। तो ये अगर उनके ठिकाने ख़त्म हो जाएं और अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे लिए महफूज बन जाए, हमारा बॉर्डर जो है वो महफूज हो जाए, तो इसका पाकिस्तान को भी फायदा होगा। इसलिए पाकिस्तान को अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। अमरीकी जो फौजी हैं उनका इनकलाब भी ज़रूरी है और ट्रंप जो है वो अमरीकी फौजियों के इनकलाब के लिए पुरआज़्म हैं कि अपना टेन्योर ख़त्म होने से पहले वो वहाँ से अपनी फ़ौजों को निकाल लें। उन्होंने अपनी आवाम से वादा किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में फ़ौज का इनकलाब नहीं होना चाहिए। जिस तरह से नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि अगर आप जल्दबाजी में इनकलाब करते हैं तो यहाँ के हालात दोबारा ख़राब हो सकते हैं। तो क्या अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जब तक कंसेंसस नहीं हो जाते अफवाज का मुकम्मल इनकलाब नहीं होना चाहिए? आप समझते हैं कि ये सूदमंद नहीं होगा? देखें, एक तो जो दोहा का मायदा 29 फरवरी को हुआ था, तालिबान और अमेरिका ने फैसला किया था कि 14 महीने में सारी गैर मुल्की फौज निकल जाएगी। उसमें अमेरिका भी है, उसके नेटो के इत्तेहादी ममालिक की तकरीबन 12,000 फौजी भी हैं। तो उनका इनखला हो रहा है, लेकिन अब भी वहाँ पर गैर मुल्की फौज है। मुकम्मल इनखला तो मई में होगा अगले साल तक, और मेरे ख्याल में उस वक्त तक मुमकिन है कि बातचीत कुछ आगे बढ़े। लेकिन ये है कि ये एक शराइत पे मबनी एक मुआहदा है। तालिबान ने कुछ काम करने हैं, अमेरिका ने कुछ काम करने हैं। अगर दोनों इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो फिर गैर मुल्की फौज भी निकल जाएगी और फिर ये अमन मुज़ाकरात भी आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा ना कि ये तो एक बड़ा पेचीदा पुराना मामला है। 42 साल की जंग को ख़त्म करना है। 20 साल से तो अमेरिकी आए हुए हैं, तो इसमें तो काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन ये है कि अभी तक तो लग ही रहा है कि सारे अहम फरीक जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं। और सिर्फ मैंने पहले कहा था कि अशरफ गनी को नुकसान होगा, क्योंकि अगर ये मुआहदा होता है तो फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो रहीमुल्लाह साहब, खत्ते में अमन चाहते हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो खत्ते में अमन होगा। दूसरी तरफ ईरान पर हमले की धमकी, तेहरान यूएई पर हमले की बात करता है। आपको लगता है कि मुसलमान ममालिक दूसरे मुसलमान ममालिक से लड़वाने की साजिश हो रही है? क्योंकि खत्ते में एक मुल्क से आप दहशतगर्दी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आप खत्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन उसी खत्ते के दूसरे ममालिक को आप आपस में लड़वा रहे हैं। तो आपको लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं? वो तो यकीनन है, वो तो अभी से नहीं है, पहले से है। और अमेरिका का तो कारोबार भी चल रहा है, उनका असला दिख रहा है। ऐसा जदीद असला वो फ़रोख्त कर रहे हैं अरब ममालिक को जो शायद इसको इस्तेमाल भी ना कर सके। तो मेरे ख्याल में ये तो ज़ाहिर है एक बड़ी ताकत है, अमेरिका है, उसके इत्तेहादी हैं, मगरबी दुनिया है, और वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे और उनकी जो है सरदारी रहे। तो वो तो मसले रहेंगे। लेकिन ये है कि मुसलमान ममालिक जो हैं, ज़ाहिर है ये क्यों अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे हैं, ये क्यों दूसरों के कंधों पे बंदूक रखकर चाहते हैं कि अपने मुसलमान जो उम्मा है या मुल्क है उनके ऊपर ये हमले करवाएं। मेरा ख्याल मसला तो यही है ना कि यहाँ पे गैर मुंतखब हुकूमतें हैं और ये यहाँ पे उनके अपने मफादात हैं। वो अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए वो इजराइल या अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और जो उनके हमसाया ममालिक हैं, यानी जो मुसलमान भी हैं हमसाए भी हैं, उनसे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी एक ख़तरनाक बात है। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल वेरी क्विकली कि अब अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का अब तक बहुत अहम किरदार रहा है। अब जब बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हुए हैं और मज़ीद इसके जो प्रोसेस रह रहा है, इसमें मज़ीद पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान का किरदार यही होगा कि ये ट्रबल शूटर होगा। जब भी कोई रुकावट आएगी, मुश्किल पेश आएगी, तो पाकिस्तान से कहा जाएगा। मेरे ख्याल में 3 मुल्क जो हैं उनका बड़ा अहम रोल है। एक तो कतर है जो मेज़बान मुल्क है, जहाँ पे सारी बातचीत हुई, अमेरिका तालिबान का मुआहदा हुआ। एक अमेरिका है जो एक बड़ा फरीक भी है, सुपर पावर भी है, और फिर पाकिस्तान है जिसके तालिबान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और अफगान हुकूमत से ताल्लुकात पहले के मुकाबले में बेहतर है। तो मेरे ख्याल में इनको बड़ा अहम रोल अदा करना है। पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, आइंदा भी मेरे ख्याल में ये किरदार अदा करेगा। कुछ अफगान जो हैं या अफगान हुकूमत वो पाकिस्तान के ऐसे अहम रोल की मुखालफत करते हैं,
और वो पाकिस्तान को शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन उनको ये भी एहसास है कि पाकिस्तान के ताउन के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब माहिर अफगान उमूर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के ताउन और पाकिस्तान के किरदार के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में अमन, खत्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। और अभी जो पेशरफ्त हुई है अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान तहरीरी तौर पर जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहिदा है, उस हवाले में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हतमी शक्ल कब मिलती है, मामलात और मज़ीद बातचीत कब तय पाती है। लेकिन यह है कि मई तक अमरीकी फ़ौज का जो है अफगानिस्तान से इनखला हो जाएगा और भारत यकीनी तौर पर सबोताज करने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन पाकिस्तान का किरदार इसमें अभी तक बहुत अहम है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।